अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे IBA MD कैट 2024 की। अब IBA ने जो MD कैट कंडक्ट किया था 2024 के अंदर, हम बेसिकली उसको डिस्कस करेंगे और बायोलॉजी पोर्शन को बहुत डिटेल के साथ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ, एक एक चीज को बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ देख रहे होंगे। तो इसके अंदर जो हमारा मेन फोकस है वो है IBA MD कैट 2024। तमाम क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं CD4 रिसेप्टर साइट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल एक्सेप्ट। अब ये जो CD4 रिसेप्टर है ये आपको कहां नहीं मिलेगा। देखो CD4 रिसेप्टर प्राइमरीली हमें पता है कि CD4 रिसेप्टर कहां होता है, हेल्पर टी सेल में। तो आपसे पूछ रहा है किस सेल में नहीं होगा, तो हेल्पर टी सेल में तो होगा। फिर उसके बाद यहां पे कह रहे हैं सप्रेसर टी सेल। अब जो सप्रेसर टी सेल है ना, उसके बारे में कहा जाता है, लेट्स सपोज ये सप्रेसर टी सेल है तो इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर भी होगा, CD25 रिसेप्टर भी होता है, CD25 रिसेप्टर भी होता है और साथ पे यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर भी होता है। इसका मतलब है सप्रेसर टी सेल के ऊपर भी CD4 रिसेप्टर होगा। अब असल जो ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है वो बी और सी में होती है। क्या ब्रेन सेल के ऊपर CD4 रिसेप्टर होगा? समझने वाली बात यह है कि यहां पे इन्होंने लफ्ज लिखा है ब्रेन सेल। अब ये जो लफ्ज ब्रेन सेल है ना, इस ब्रेन सेल का मतलब उन तमाम सेल्स की बात कर रहे हैं जो ब्रेन के अंदर है। न्यूरॉन की भी बात कर रहे हैं, न्यूरोग्लिया की भी बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे न्यूरोग्लिया होते हैं और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो माइक्रोग्लिया होते हैं जिनके ऊपर क्या मौजूद होता है, CD4 रिसेप्टर होता है। तो इसका मतलब ब्रेन सेल के ऊपर भी आपको मिल सकता है। ये भी इनकरेक्ट हो गया। MHC2 इज द राइट आंसर, क्योंकि MHC2 जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन है जो आपको नॉर्मली सेल के ऊपर मिल रहा होता है। तो MHC2 नॉर्मली पेयर करता है CD4 रिसेप्टर के साथ। तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रशियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट सर्टेन डिजीजेस कुड बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट that could pass through a very fine filter which is called। अब एक रशियन साइंटिस्ट ने उसने एक डिजीज डिस्कवर किया जो एक ऐसे एजेंट से होता है जो फिल्टर से पास कर सकता है, बहुत फाइन फिल्टर से पास कर सकता है। बेसिकली उस फिल्टर की बात कर रहा है जो चेम्बरलैंड ने बनाया था। और चेम्बरलैंड ने एक ऐसा फिल्टर बनाया था जो उस जमाने का जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म था जो डिजीज कॉज करता था उसको सेपरेट आउट कर सकता था। लेट्स सपोज आप इस छन्नी से एक ऐसा सॉल्यूशन गुजारते जिसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता था, नीचे नहीं जाता था। यानी कि नीचे जो सॉल्यूशन जाता था ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट से पाक होता था। लेकिन एक ऐसा डिजीज डिस्कवर हुआ जो एक ऐसे एजेंट से होता है, बेसिकली वायरस से होता है, जो इस फिल्टर को क्रॉस कर सकता है। तो वो एजेंट क्या है? वायरसेस है। ठीक है, वायरसेस सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डिप्लॉयड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस आर। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है दो, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस है। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस का मतलब यह है कि ये क्या कर सकता है, नॉर्मली DNA से RNA बनता है लेकिन ये RNA से DNA बना सकता है। ठीक है, और RNA भी आपको यहां पे कैसा मिल रहा है, दो स्ट्रैंड्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये कौन सा वायरस है? ये आपका HIV वायरस है। ठीक है, रेबीज नहीं होगा, चिकन पॉक्स नहीं होगा, हेपेटाइटिस B भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वायरसेस आर कॉल्ड नॉन सेल्यूलर इन्फेक्शियस एंटिटीज बिकॉज। वायरसेस क्या? नॉन सेल्यूलर इन्फेक्शियस एंटिटीज है। नॉन सेल्यूलर का मतलब है कोई सेल नहीं है। अब सेल नहीं है तो ये कैसे डिजीज कॉज करता है? होता यह है कि जो वायरसेस है ना, ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट हैं। ये जाते हैं होस्ट सेल के अंदर और होस्ट सेल के अंदर जाके वहां रेप्लिकेट करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्यों। दे आर पैथोजेन एंड कॉज इन्फेक्शन। किसी हद तक बात ठीक है बट इसको होल्ड पे रखते हैं। कह रहा है दे कैन रेप्लिकेट inside as well as outside the living cell। inside of the living cell और outside of the living cell में रेप्लिकेट कर सकता है, नहीं, सेल के बाहर रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो ये इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है दे कॉज इन्फेक्शन एंड कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल। यस, लिविंग सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन डी भी अगेन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है उसको तोड़ के आप 2 पायरुवेट के अंदर जो कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड है उसके अंदर आप तोड़ रहे होते हो। इस प्रोसेस के अंदर आप एनर्जी लगा भी रहे हो तो एनर्जी मिल भी रही होती है। कितने एटीपी लगाते हो? 2 एटीपी लगाते हो। कहाँ लगाते हो? अगर आपको याद हो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एटीपी लगता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एटीपी लगता है। तो 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। सी नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। अब टोटल एटीपीज कितने प्रोड्यूस होते हैं? देखो, टोटल जो डायरेक्टली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ना, वो होते हैं 4। ठीक है, टोटल 4 होते हैं। और अगर आप ये 2 निकाल दो जो कंज्यूम हुए थे तो नेट आपके पास बचता है 2। तो अगर आपसे टोटल पूछ रहा है, यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस द वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर फोटोसिस्टम 2 पे फोटोलिसिस होती है, यानी कि आप वाटर को तोड़ते हो और कन्वर्ट करते हो हाइड्रोजन आयन के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहां पे जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 यानी कि एक ऑक्सीजन का एटम रिलीज होता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ए हो गया। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि O2 कब रिलीज होता है? जब 2 आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो, उसकी फोटोलिसिस हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इतना मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एटीपी इज बेस्ट डिफाइंड एज। एटीपी क्या है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब होता क्या है कि बॉडी एनर्जी कैसे इस्तेमाल करती है? देखो, हमें पता है कि जब भी बॉन्ड टूटेगा एनर्जी रिलीज होगी और जब भी बॉन्ड बनेगा नॉर्मली एनर्जी चाहिए होती है। तो एटीपी में लगे होते हैं 3 फॉस्फेट। ठीक है, अगर मैं सिंबॉलिक डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। एक फॉस्फेट टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, अगेन एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब एनर्जी कब रिलीज होती है? जब बॉन्ड टूटता है। ऑप्शन ए में कह रहा है द मॉलिक्यूल दैट हैज नो रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है द मॉलिक्यूल दैट रिलीजेस एनर्जी व्हेन फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज एडेड। फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होने पे एनर्जी रिलीज होगी? नहीं, इनकरेक्ट हो गया। द मॉलिक्यूल दैट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। सिर्फ न्यूक्लियस में होगा? नहीं, साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो इनकरेक्ट हो गया। द मॉलिक्यूल दैट रिलीजेस एनर्जी व्हेन फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। जब फॉस्फेट रिमूव होगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एरिथ्रोज इज अ टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड विच इज कॉमनली नोन एज। एरिथ्रोज एक मोनोसैकेराइड है जो जिसको आप नॉर्मली क्या कह रहे हो? तो देखो, एरिथ्रोज और एरिथ्लोज ये वो मोनोसैकेराइड है जिनके अंदर आपको 4 कार्बन मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये टेट्रोज है। क्या है? टेट्रोज। ट्रायोज क्यों नहीं हो सकता? उसके एग्जांपल ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। पेंटोज में राइबोज और राइबोलोज आ जाता है, तो वो भी नहीं हो सकता। हेप्टोज अगेन एरिथ्रोज इज नॉट। हेप्टोज 7 कार्बन वाली शुगर तो नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक। अब जो हाइपोथैलेमस है ना, होता यह है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे इम्यून सेल्स होते हैं जो पायरोजेंस रिलीज करते हैं। अब ये जो पायरोजेंस है ना, वो केमिकल्स हैं जो नॉर्मली फीवर कॉज करते हैं। ये पायरोजन जाता है हाइपोथैलेमस के पास, खास तौर पे हाइपोथैलेमस में एक एरिया होता है प्री ऑप्टिक सेंटर। वहां पे जाके एक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस स्टार्ट करता है जिसे कहते हैं PGE2, फॉस्फो प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा होता है जिसकी वजह से बॉडी में फीवर कॉज होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इज द राइट आंसर। ग्रेंजाइम जो है वो आपके पास डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, डिफरेंट इम्यून सेल्स रिलीज करे होंगे एज अ एक्शन अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पर्मीन भी नहीं होगा। पायरोजन तो अगेन हमने डिस्कस कर लिया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। अब ये ना बड़ा मशहूर जमाना क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स के अंदर एग्जैक्टली इसी तरीके से आ रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आखिरकार जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट कर रहा होता है? वो होता है कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर
कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द लेयर ऑफ द प्लांट सेल फॉर्म एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब ये बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चे अक्सर गलत मार्क करके आते हैं। क्यों? देखो, कह रहे एक सेल है, वो डिवाइड किया, साइटोकाइनेसिस हुई, उसके नतीजे में जो पहली सेल वॉल बनेगी, जो पहली लेयर बनेगी, वो कौन सी होगी? जाहिर सी बात है, यहां पे होता ये, जब सेल वॉल बन रही होती है ना साइटोकाइनेसिस में, तो इस तरीके से गोल्जी वेसिकल से रिलीज होने वाले गोल्जी वैक्यूल्स जो है वो सेल के बीच में अरेंज होते हैं, एंड अल्टीमेटली इसे आप कहते हो सेल प्लेट। अब होता यह है कि ये सब फ्यूज करते हैं एंड अल्टीमेटली दो सेल के दरमियान एक बाउंड्री बनती है। तो साइटोकाइनेसिस में जो दो सेल के दरमियान बाउंड्री बनती है ना, वो होती है मिडिल लैमेला। लेकिन सेल डिवीजन के बाद जो सबसे पहली सेल वॉल बनती है, दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। तो दोनों के अंदर फर्क है। मिडिल लैमेला इज द राइट आंसर अगर आपसे साइटोकाइनेसिस के टाइम पे पूछ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल को अंदर जाने देती है और कुछ मॉलिक्यूल को अंदर जाने नहीं देती। सेल मेम्ब्रेन की सवाबदीद के ऊपर है कि वो किसको अंदर जाने देगी और किसको अंदर जाने नहीं देगी। तो वो किसकी वजह से होगा? अब यहां पे जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड में होते हैं। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में कैटेगोरिकली मेंशन है कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन है ना, वो इस वजह से है कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देते हैं, कुछ को अंदर जाने नहीं देते। तो ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन है ना, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। कैटेगोरिकली सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर लाइन बाय लाइन मेंशन है कि इट इज ड्यू टू द प्रोटीन, ठीक है। फॉस्फोलिपिड नॉर्मली रोक रहे होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को। तो अगेन सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की अगर हम बात माने तो प्रोटीन इज द राइट आंसर। कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन की, इसी तरीके से एंजाइम तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, एक प्रोसेस है जिसको आप कह रहे हो फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में एक एसिड बन रहा है ग्लाइकोलेट, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो ग्लाइसिन के अंदर। कौन कन्वर्ट कर रहा है? तो देखो, लाइसोसोम का काम तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, तो ये तो नहीं हो सकता। गोल्जी का काम क्या है? गोल्जी इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, वो चीजों को पैक करेगा और आगे भेजेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। वैक्यूल का काम भी नहीं हो सकता। पर ऑक्सीजोम इज द राइट आंसर। पर ऑक्सीजोम के अंदर 3 एंजाइम होते हैं, परऑक्सीडेज, कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज होता है ना, वो ये वाला काम कर रहा होता है। तो पर ऑक्सीजोम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द पल्मोनरी वॉल्यूम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं भाई? डिफरेंट वॉल्यूम्स आपने पढ़ेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी पढ़ी होगी, वाइटल कैपेसिटी पढ़ी होगी, जो डिफरेंट वॉल्यूम्स है, रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से टाइडल वॉल्यूम पढ़ा होगा, जो नॉर्मली आप सांस ले रहे हो, तो दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जाहिर सी बात है, अगर आप भागा दौड़ी करोगे, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज मूड में जाओगे, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम इज बेसिकली इस वक्त नॉर्मल सिचुएशन में मैं जितनी एयर इनहेल कर रहा हूं उतनी एक्सहेल कर रहा हूं, लेकिन जब बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ये टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एक्टिविटी। बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी पे जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी उतनी ज्यादा वेंटिलेशन वगैरह हो रही होगी। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एक्टिविटी, नॉट बॉडी वॉल्यूम। बॉडी वॉल्यूम से नॉर्मली कोई ताल्लुक नहीं, डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं बनता, ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन से भी डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं बनता, एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एयर से भी डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है, जिसपे डायरेक्टली बॉडी जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द ह्यूमन ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल ब्रेन ड्यू टू। देखो, इंसान का दिमाग जो होता है वो एक आम जानवर के दिमाग से डिफरेंट होता है। वजह क्योंकि इंसान के दिमाग में होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डेवलप। ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये रीजनिंग के लिए, ये फैसला लेने के लिए, तो इंसान ज्यादा अच्छा फैसला लेता है एनिमल के मुकाबले में, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स ज्यादा डेवलप इंसानों के दिमाग में एज कंपेयर टू द
एनिमल ब्रेन। एनिमल ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता। तो आंसर क्या होगा? द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द एनिमल ब्रेन इज मोर डेवलप। नहीं भाई, ये तो बात तो बिल्कुल भी नहीं है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज एब्सेंट इन द ह्यूमन ब्रेन। नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज एब्सेंट इन ऑल एनिमल ब्रेन। नहीं, ये भी गलत हो गया। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज मोर डेवलप। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इसका क्या रीजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे फॉलोइंग आर द वायरल डिजीजेस एक्सेप्ट। तमाम वायरल डिजीजेस सिवाय। वायरल डिजीज वायरस से होते हैं, तो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वायरस से होता है, पोलियो पोलियोमाइलाइटिस वायरस से होता है, एड्स HIV से होता है। जबकि जो सिफिलिस है ना, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको आप कहते हो ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो वायरल डिजीज नहीं है वो पूछा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इज इंपॉर्टेंट टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी इज। अब जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती है ना, उनके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट वाटर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होती है वो स्टेबल होती है। क्यों होता यह है कि हमें पता है मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलते हैं फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है ना, वो इसी तरीके से क्यों अरेंज होते हैं, किसी और अरेंजमेंट में अरेंज क्यों नहीं होते? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मेरी क्लासेस के अंदर बच्चों को इस चीज का बहुत अच्छा अंदाजा होता है। जब मैं इसको पढ़ा रहा होता हूँ तो बहुत क्लियरली एग्जैक्ट सेम एग्जांपल के साथ बताता हूं कि बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है ना, इनके अंदर ये जो हेड है ये पोलर है और जो बीच वाला हिस्सा है दैट इज नॉन पोलर। तो अब जो पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर है, तो वो चाहते ये हैं कि जो अरेंजमेंट है ना फॉस्फोलिपिड की, वो इस तरीके से हो कि आपकी जो ये नॉन पोलर वाला हिस्सा है ना, ये एक दूसरे को फेस करे और जो पोलर वाला हिस्सा है वो ऑपोजिट पोल के ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर इस अरेंजमेंट के ऊपर है, ये है क्योंकि वाटर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो आंसर ऑप्शन सी बनता है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से तो मछलियां नीचे जिंदा रहती हैं, ऊपर बर्फ जम जाती है, एंड एम्फोटेरिक नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। कह रहे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमने एक बड़ी अच्छी निमोनिक पढ़ी थी, स्वीट गर्लफ्रेंड। स्वीट गर्लफ्रेंड से क्या याद आया? वो नहीं जो आप सोच रहे हो। स्वीट गर्लफ्रेंड से याद आया सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है और अल्फा 1 और यहां पे बीटा 2, तो ये बनता है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आराम से आप कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन नॉर्मली कौन सी होता है? नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है जिसमें एटीपी भी बनता है और NADPH भी बनता है। लेकिन जब NADPH का अमाउंट ज्यादा होगा तो आप ये चाहोगे कि NADPH बने? बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो वहां पे जो लाइट रिएक्शन है वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस वक्त NADPH का लेवल ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत आराम से आप इसे देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रोसेस बाय विच वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 3 फैटी एसिड। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, सिंबॉलिक डायग्राम बनाते हैं। ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, इसके साथ आपने 3 फैटी एसिड लगा दिए। ठीक है, 3 फैटी एसिड लगा दिए। ठीक है, ये 2 हो गए, ये तीसरा फैटी एसिड हो गया। बाय द स्टेरिफिकेशन मॉलिक्यूल इज नोन एज। अब ये क्या बना है? देखो हमें पता है जब भी ग्लिसरॉल को आप फैटी एसिड के साथ मिलाओगे इट इज गोइंग टू फॉर्म द असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब 3 फैटी एसिड लगा दिए तो दिस इज ट्राइग्लिसराइड
या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा। वैक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ग्लिसरॉल के अलावा किसी भी लॉन्ग चेन अल्कोहल की बात करोगे तो वहां पे वैक्स हो सकता है, तो इनकरेक्ट हो गया। कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा एंड फॉस्फोलिपिड भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हु रिसीव स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इंपल्सेस टू द सेल बॉडी। कौन इंपल्सेस को, कौन स्टिमुलस को रिसीव करता है, कौन चेंज को स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद आगे भेजता है। तो हमें पता है, मान के चलो इस तरीके से, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेल बॉडी है और यहां से एक्सॉन निकल रहा है। तो यहां पे ये जो डेंड्राइट्स है ना, ठीक है, ये जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। ठीक है, दिस इज द सेल बॉडी। और फिर सेल बॉडी से आगे एक्सॉन की तरफ जाता है आपका नर्व इंपल्स। तो इसका मतलब ये है कि डेंड्राइट इज गोइंग टू रिसीव द स्टिमुलस एंड सेंड इट टू द सेल बॉडी। ठीक है, एक्सॉन नहीं होगा क्योंकि वो एक्सॉन तो आगे लेके जाता है, सेल बॉडी से आगे लेके जाता है। मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडी की बात कर रहे हैं। यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो बात ही नहीं कर रहा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है a nerve impulse arriving at axon terminal causes the opening of। अच्छा, अब ये बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है, क्योंकि इसके अंदर आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। मान के चलो ये आपके पास प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन है और ये एक्सॉन टर्मिनल है। यहां पे जैसे ही आपके पास नर्व इंपल्स आएगा, नर्व इंपल्स के आने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आएगा। ये कैल्शियम बाइंड करेगा इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ एंड अल्टीमेटली फिर ये साइनेप्टिक वेसिकल का न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर किसकी ओपनिंग हो रही है? कैल्शियम चैनल्स की। लेकिन ऑन द अदर हैंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर यहां पे सोडियम चैनल्स भी होते हैं, बट वो कब ओपन होंगे? जब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, और वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर है, वो एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर नहीं है। तो यहां पे ओपनिंग किसकी हो रही है? यहां पे ओपनिंग सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम चैनल की हो रही है। सो कैल्शियम चैनल इज द राइट आंसर। पोटासियम चैनल नहीं होगा, क्लोराइड चैनल नहीं होगा, कैल्शियम एंड सोडियम, सोडियम नहीं होगा क्योंकि वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट of light dependent reaction having 3 carbon। ठीक है, light independent, not light dependent, they are asking about the light independent। तो पहली स्टेबल प्रोडक्ट हमें पता है कि जो पहली स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन वाली होती है, जिसकी वजह से आप C3 साइकिल कहते हो, कैल्विन साइकिल को, वो क्या होती है? 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसीलिए फिर ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट आगे जाते हैं, देन फिर अल्टीमेटली आप जो है वो इसको रिड्यूस करते हो, एंड देन फिर पूरा एक प्रोसेस चलने के बाद अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट आपको शुगर मिल रही होती है। ये बात हो रही है किसकी? कैल्विन साइकिल की, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए नहीं होगा, 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड नहीं होगा, 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लाइसरेट नहीं होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर बनता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डाइसल्फाइड ब्रिज इज फाउंड इन विच बायोमोलिक्यूल। अब डाइसल्फाइड ब्रिज क्या होता है? एक सल्फर ये रहा, दूसरा सल्फर ये रहा, और ये बॉन्ड बना, ये होता है डाइसल्फाइड ब्रिज। अब ये डाइसल्फाइड ब्रिज नॉर्मली आपको कहां मिलता है? याद रखना कि देयर आर सम अमाइनो एसिड्स विच कंटेन सल्फर। सही है, उनके अंदर क्या होता है? सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। नॉर्मली एक अमाइनो एसिड होता है जिसको कहते हैं सिस्टीन। ठीक है, ये जो सिस्टीन है ना, इसके अंदर ये थायोल ग्रुप होता है, और क्योंकि इसके अंदर थायोल ग्रुप होता है, तो जिन प्रोटीन्स के अंदर सिस्टीन होता है ना, वहां पे आपको इस तरीके से डाइसल्फाइड ब्रिज मिलता है। तो अब एंजाइम क्यों नहीं हो सकता? देखो, प्रोटीन इज एक्चुअली फॉर्मिंग द एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन इज एक्चुअली फॉर्मिंग द एंजाइम। तो यहां पे जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो प्रोटीन बनता है, क्योंकि अमाइनो एसिड के अंदर सल्फर है, जिसकी वजह से प्रोटीन बनेगा, एंड देन अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू फॉर्म द एंजाइम। तो प्रोटीन इज द राइट आंसर, प्रोटीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और लिपिड भी नहीं होगा, और एंजाइम तो हो नहीं सकता। तो आंसर क्या बन गया आपके पास? प्रोटीन बन गया। चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड।
तो स्पाइनल कॉर्ड से कितनी स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं? 31 पेयर, सही है। 31 पेयर का मतलब है 31 प्लस 31, ये हो गए 62, तो 62 नर्व्स इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था, बस उन्होंने पेयर की जगह एग्जैक्ट नंबर पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इन ह्यूमंस। तो हम एक जुमला पढ़ते हैं, हिप्पोकैम्पस इज गोइंग टू कन्वर्ट द शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमारे साथ जो मसले मसाइल होते हैं, भूल जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाना किसका काम है? हिप्पोकैम्पस का काम है। तो हिप्पोकैम्पस इज गोइंग टू कन्वर्ट द शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द पाथवे इन विच वाटर एंड मिनरल्स आर स्टॉप्ड बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप इज नोन एज। ठीक है, अब ये सवाल, इसके ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट नहीं दिए हुए। होता क्या है कि प्लांट के अंदर 3 तरह के पाथवे होते हैं, 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। ठीक है, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब होता यह है कि नॉर्मली एक वैक्सी लेयर आती है, इन दोनों पाथवे में से कौन सा पाथवे ऐसा है जो इस वैक्सी लेयर की वजह से स्टॉप हो जाता है? तो दैट इज बेसिकली द एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपोप्लास्टिक पाथवे। तो एपोप्लास्टिक पाथवे इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं निकोटीन स्टिमुलेट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर एक्टिविटी बिकॉज। देखो होता क्या है कि निकोटीन के अमाउंट जब आप बॉडी में लेते हो, निकोटीन बॉडी में ले रहे होते हो, तो उसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और मस्कुलर एक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ रही है। मस्कुलर एक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा या इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। इनहिबिटरी इफेक्ट में तो मस्कुलर एक्टिविटी कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब है इनहिबिटरी इफेक्ट तो आंसर नहीं हो सकता। इनहिबिटरी इफेक्ट तो आंसर नहीं हो सकता। कॉजिंग ड्रॉप इन द हार्ट रेट, ऊपर कह रहे हैं हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट हैज एक्साइटेटरी इफेक्ट ऑन द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। क्योंकि हमारे पास ये जो निकोटीन होता है ना, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से एक एक्साइटेटरी इफेक्ट आ रहा होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल इन 2 बोट्स दैट इज स्नेल, शीप और मैन। ठीक है, अब कहना ये चाह रहा है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डायजेनिक है। डायजेनिक का मतलब है अपनी लाइफ साइकिल जो है वो 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर, 2 एनिमल्स के अंदर कंप्लीट करता है। तो अब हमारे पास एक ही आंसर यहाँ पे बनता है, दैट इज लिवर फ्लूक, वेसिकुला, हेपाटिका। ये बेसिकली इसके 2 होस्ट होते हैं, एक होता है डेफिनेटिव होस्ट और डेफिनेटिव होस्ट नॉर्मली, डेफिनेटिव होस्ट के अंदर ये नॉर्मली बाइल डक्ट के अंदर रह रहा होता है मैमल्स की, जैसे शीप हो गया या आपके पास मैन हो गया, नॉर्मली यहाँ पे रह रहा होता है। और जो दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट होता है ना, वहां पे बेसिकली इसको फ्रेश वाटर के अंदर एग ले करना होता है, तो वहां पे ये स्नेल को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो आंसर हो गया फेसियोला हेपाटिका यानी कि लिवर फ्लूक। स्नेल नहीं होगा, अर्थवर्म नहीं होगा, टिपवर्म नहीं होगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट निडेरियंस। निडेरियंस के बारे में क्या चीज ठीक है? देखो निडेरियंस के पास सेल्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड द नीडोसाइट्स। इन नीडोसाइट्स की वजह से आप इन्हें निडेरियंस कहते हो। ये नीडोसाइट जो है वो शिकार को मारने के काम आता है, किल करने के काम आता है, और इन्हें आप स्टिंगिंग सेल्स कहते हो। तो यहां पे कह रहा है दे किल द प्रे विद द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग सेल। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग सेल। ठीक है, नीडोसाइट्स की मदद से जो है वो नॉर्मली ये काम कर रहा होता है। टेंटिकल्स, स्पेक्यूल्स एंड बार्ब्स, एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं बनता क्योंकि स्टिंगिंग सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिंगिंग सेल का मेजर काम क्या है? होस्ट जो प्रे है उसको किल करना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है, एंथ्रोजोआ की बात कर रहा है। एंथ्रोजोआ, साइफोजोआ, ये सारी क्लासेस किसकी है? निडेरिया की है। तो निडेरियंस की आपके पास क्लास है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथ्रोजोआ। ठीक है, तो एंथ्रोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो पहली बात कि एंथ्रोजोआ के अंदर आपको मीजोग्लिया फाइब्रिस मिलेगा। तो सेल्यूलर इनकरेक्ट हो गया, मीजोग्लिया नॉन सेल्यूलर इनकरेक्ट हो गया, फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस, फाइब्रस। और यहां पे सिर्फ आपको पॉलीप्लॉइड फॉर्म मिलती है, यानी कि पॉलिप फॉर्म मिलती है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी जो क्लासिकल एग्जांपल है वो सी एनेमन वगैरह होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे।
अगला क्वेश्चन भी आसान है, हेरोडिनेरिया की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो हेरोडिनेरिया के अंदर ना तो सीटा होता है ना पैरापोडिया होता है, यानी कि वन इज करेक्ट, ठीक है। सीटा आर प्रेजेंट बट पैरापोडिया एब्सेंट, इनकरेक्ट हो गया। ब्लड सकर्स आर प्रेजेंट, यस, इनके पास ना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर्स होते हैं जो नॉर्मली ब्लड सक करने का काम आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। तो हेरोडिनेरिया के बारे में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द फ्लैट वर्म की बात मेटेरियल मेंथस हो गया। कह रहा है कौन सा ऐसा फ्लैट वर्म है दैट इज एंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन, दैट इज एक्सक्लूसिवली एंडो पैरासाइट, सिर्फ रहता ही बॉडी के अंदर है। तो बड़ा जबरदस्त आंसर है इसका, टीनिया आंसर है, टीनिया सोलियम, टीनिया सैगिनेटा, ये आपको नॉर्मली मिल सकता है। तो टीनिया इज द राइट आंसर। डिगेजिया नहीं होगा, फ्री लिविंग है। फेसिकोला एक्टो पैरासाइट एज वेल एज एंडो पैरासाइट हो सकता है, ठीक है। हाइड्रा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज एसेंशियल टू लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी क्या कहती है कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट है एंड दिस एक्टिव साइट इज रिजिड, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करती, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करती। और क्योंकि ये रिजिड है, अपनी शेप को चेंज नहीं करती, तो इसका सिर्फ एक स्पेसिफिक शेप है, अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है कि भाई एंजाइम मॉलिक्यूल ईच हैव डिस्टिंक्ट शेप। अब एंजाइम मॉलिक्यूल आर कैटलिस्ट, ये तो तमाम एंजाइम मॉलिक्यूल कैटलिस्ट होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एंजाइम मॉलिक्यूल कैन बी डैमेज्ड बाय हाई टेम्परेचर, तमाम एंजाइम ऐसी होता है, ठीक है। एंजाइम मॉलिक्यूल कैन बी डैमेज्ड बाय हाई पीएच वैल्यू, तमाम एंजाइम में ऐसी होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है। कह रहे द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड प्लाज्मा। हमें पता है ऑक्सीजन दो ही तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके, दैट इज अबाउट 97%, ठीक है, and 3% in the form of plasma, in the dissolved form in plasma, ठीक है। तो यहाँ पे 3% is the right answer, 3% is the right answer। बहुत आसान सवाल है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कह रहे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है विच वर्क एज। अब होता ये है कि जो एंटीबायोटिक है ना, ये बैक्टीरिया को या तो किल करती है या बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकती है। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ना, ये एक एंजाइम को इनहिबिट करती है, दैट इज ट्रांसपेप्टाइडेज, ठीक है। और ये ट्रांसपेप्टाइडेज जो है ना, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने नहीं देता। तो इट्स अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये आपकी एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करती है। काइंड ऑफ रट्टा वाला क्वेश्चन था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल है, इतना मुश्किल है नहीं, सही है। अब आ जाते हैं आगे। कह रहे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक ट्रांसमिशन। पॉलीसाइनेप्टिक ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा साइनेप्स बनेंगे। एक से ज्यादा साइनेप्स कब बनते हैं भाई? जब एक से ज्यादा न्यूरॉन इन्वॉल्व हो। भाई ये एक न्यूरॉन है, सही है, ये एक साइनेप्स बना। इसी तरीके से नीचे चलो, मान के चलो ये एक दूसरा साइनेप्स बन गया। तो जब भी एक से ज्यादा साइनेप्स बनेंगे, दैट इज द पॉलीसाइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो हमें रिफ्लेक्स एक्शन के कॉन्सेप्ट से एक बात बहुत क्लियरली पता है कि दो तरह के रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़े थे, नी जर्क एंड दिस नी जर्क इज मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, जबकि एक होता है पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स। पेन विड्रॉल, आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, फौरन हाथ पीछे हटा, दैट इज पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स। तो ये जो पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स है ना, दिस इज बेसिकली पॉलीसाइनेप्टिक और नी जर्क इज मोनोसाइनेप्टिक। तो तमाम पॉलीसाइनेप्टिक है सिवाय हार्ट बीट, जाहिर सी बात है पॉलीसाइनेप्टिक। अब आपको नहीं भी पता तब भी आपको अंदाजा तो होना चाहिए ना कि एक से ज्यादा न्यूरॉन जो है वो इन्वॉल्व है। ब्रीदिंग के अंदर भी एक से ज्यादा न्यूरॉन इन्वॉल्व है, प्लेइंग गेम के अंदर भी एक से ज्यादा न्यूरॉन इन्वॉल्व है। तो नी जर्क इज द राइट आंसर। ये बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द सेल विच डू नॉट सिक्रीट द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन सिक्रीट करता है? बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट तो किसी हद में, किसी तरीके से भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बी लिम्फोसाइट में भी कौन? प्लाज्मा सेल्स। तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब क्या यू हेल्पर सेल्स कुछ होते नहीं होते भाई? अब सवाल ये होता है कि इसका आंसर टी हेल्पर सेल होगा या टी लिम्फोसाइट होगा। तो भाई हम ब्रॉड कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे ना, दैट इज टी लिम्फोसाइट, क्योंकि टी लिम्फोसाइट में सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल सब आ जाते हैं। वो तमाम एंटीबायोटिक सिक्रीट, एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं कर रहे होते, नॉट एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं कर रहे होते। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यूज एंड डिसयूज ऑफ द
ऑफ द ऑर्गन, बेसिकली यूज एंड डिसयूज का जो पॉइंट है वो किसने दिया था? बहुत आसान सा सवाल है। दो ही थ्योरीज हमने पढ़ी है, एक लमार्क की थ्योरी पढ़ी है। अब ये जो लमार्क है ना, ये दो चीजों की बात करता था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यूज एंड डिसयूज लमार्क का पॉइंट था, डार्विन का पॉइंट था बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। इसी तरीके से वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता था, वो यूज एंड डिसयूज की तो बात ही नहीं करता था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, मतलब इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। कह रहे ऑल द लिविंग एंटिटीज आर क्रिएटेड बाय गॉड। अब दो ही थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन ये कहती है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसी हालत में आज मौजूद है जैसे वो बनाए गए थे। दिस इज थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये कहती है कि ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व किए। तो इसका मतलब ये है कि इस थ्योरी के अंदर, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर तो इवोल्यूशन की बात होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में भी इवोल्यूशन की बात होती है, एक्वायर्ड कैरेक्टर में भी इवोल्यूशन की बात होती है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट फ्लो ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इन द ह्यूमन हार्ट। तो हमें पता है सबसे पहले जो इम्पल्स जनरेट होता है वो कहां से होता है? एस ए नोड से, सही है। देन एस ए नोड से जाता है एवी नोड में, ठीक है, एवी नोड में। एवी नोड से नीचे जाता है बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस में, एंड बंडल ऑफ हिस से इस तरीके से हर चैम्बर में चला जाता है थ्रू दी परकंजी फाइबर, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लो, आसान सवाल है। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। यही आंसर आ गया आपके पास, ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है अ बोन दैट लाई इन बिटवीन द स्कल एंड पोस्ट क्रेनियल स्ट्रक्चर, पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन। ये आपका स्कल है, स्कल के पीछे, स्कल के नीचे, यानी कि पोस्ट क्रेनियल, स्कल के नीचे पोस्ट क्रेनियल, यहां पे एक यू शेप बोन होती है एंड दैट यू शेप बोन इज नोन एज हाइयोइड। तो हाइयोइड बोन जो है वो आपको पोस्ट क्रेनियल मिलती है स्कल के नीचे। तो यहां पे आंसर हो जाएगा हाइयोइड बोन। इनकस नहीं होगा, मैलियस नहीं होगा, स्टीपीज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑडिटरी ऑजिकल है, कान में होती है, ठीक है, मिडिल ईयर में होंगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। नॉन स्पेसिफिक क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब ही कि किसी टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा। तो कह रहा है कौन सा नॉन स्पेसिफिक नहीं है, दूसरे अल्फाजों में स्पेसिफिक पूछ रहा है, कौन सा स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। तो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर टी हेल्पर सेल आ जाएगा। टी हेल्पर सेल में जाहिर सी बात है, टी हेल्पर सेल से ज्यादा बेहतर आप टी सेल कह सकते हो। तो टी सेल किसी कैटेगरी में आता है, आपका स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स की कैटेगरी में आती है, वो नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है। HCl बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक है, म्यूकस नॉन स्पेसिफिक है, स्पर्मीन नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी काफी मतलब सिस्टम पे पूछ लिया है। कह रहे द सिस्टम दैट ड्रेन ब्लड बैक फ्रॉम द बॉडी टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमें पता है कि हमारे पास सेल्स के दरमियान इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस लाने के लिए नेचर ने क्या दिया हुआ है? एक पूरा सिस्टम दिया हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम, एंड दैट इज गोइंग टू एक्चुअली ड्रॉ द ब्लड बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम वुड बी द राइट आंसर। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन करना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम वही सर्कुलेशन वाला है। इम्यून सिस्टम का काम जो है वो इम्यूनिटी के अंदर है। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, और ये क्वेश्चन मैं अक्सर अपनी क्लास के अंदर बच्चों को इसकी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक है नेवर लेट मंकी ईट बनाना। यानी कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि WBCs सबसे ज्यादा कौन से, फिर कौन से, फिर कौन से, तो नेवर से न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इजिनोफिल, बेसोफिल। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, देन लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन इजिनोफिल, देन बेसोफिल। तो कह रहे मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ WBC दैट रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो अगेन मोस्ट अबंडेंट कह दिया, तो फिर यहीं पे आंसर आपका क्या बन जाता है? न्यूट्रोफिल बन जाता है। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट इज, अच्छा ये थोड़ा सा रोड लर्निंग का सवाल है। कार्निवोरस प्लांट के अंदर आपके पास फ्यूनेरिया आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, पॉलीपोइडम नहीं पढ़ा होगा, पाइनस ग्रेनिडिया नहीं पढ़ा होगा, तो ये तो सीधे सीधे इनकरेक्ट हो जाते हैं। द आंसर इज डेओनिया म्यूनिसिपुला, ठीक है, ये कार्निवोरस प्लांट है। तो एग्जैक्टली साइंटिफिक नेम आपको बुक्स के अंदर मिलता है और जिसके अंदर आपने साइंटिफिक नेम याद भी करने होते हैं, राइट सी बात है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे थे कैस्पेरियन स्ट्रिप, देखो अभी आया था एक सवाल, कैस्पेरियन स्ट्रिप में कौन सी जो पाथवे रुक जाता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ होती है, सबसे पहले आपके पास बाहर होता है कौन से, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल लेयर, देन आपके पास अंदर लेयर चलती है एंड देन यहां पे आती है एक लेयर, एक सेल की लेयर, दैट इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में यहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद होती है। तो एंडोडर्मिस इज द राइट आंसर। एपिडर्मल नहीं होगा, जाइलम नहीं होगा, फ्लोएम नहीं होगा। बहुत आसान सा सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द थोराइसिक कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। मान के चलो ये आपके पास थोराइसिक कैविटी है, नीचे आपके पास एब्डोमिनल कैविटी है। तो यहां पे जो मसल आपको मिलता है एंड दैट मसल इज गोइंग टू एक्चुअली सेपरेट दिस thoracic cavity from the abdominal cavity, that muscle is the diaphragm. तो एग्जैक्ट आंसर आपके पास क्या बनता है, डायफ्राम बनता है। डायफ्राम इज गोइंग टू एक्चुअली सेपरेट, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे आके हमारे जितने क्वेश्चंस मुझे मिल सके थे इस IB MDCAT 2024 के तमाम क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें से ऑलरेडी नहीं आ पाए क्योंकि पेपर जो है वो जितना मिला मैंने उतना यहाँ पे डिस्कस करवा दिया, बट स्टिल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।